तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। माननीय सदस्यगण, जैसा कि हम सब इस बात से परिचित हैं कि कोविड से उत्पन्न वैश्विक महामारी का यह तीसरा वर्ष है। इस दौरान हमने भारत के लोगों की लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा को और अधिक मजबूत होते देखा है। मैं आज उन सभी कोविड वॉरियर्स को एक बार पुनः आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने इन मुश्किल सालों में अपनी सेवा दी। आज जब देश अपने आजादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव मना रहा है, तब प्रत्येक भारतवासी की यह संकल्प शक्ति भारत के उज्जवल भविष्य के लिए असीम विश्वास पैदा करती है। इसी विश्वास के साथ मैं प्रत्येक भारतवासी का अभिनंदन करती हूँ। मैं आज संसद के इस संयुक्त सत्र में देश के उन लाखों स्वाधीनता सेनानियों को नमन करती हूँ जिन्होंने भारत को उसके अधिकार दिलाने के लिए अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। सरकार और नागरिकों के बीच परस्पर विश्वास, समन्वय और सहयोग लोकतंत्र की ताकत का अभूतपूर्व उदाहरण है। इसी विश्वास के साथ मैं कामना करती हूँ कि आप भी इस सत्र को संचालित करेंगे। माननीय सदस्य, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था के साथ साथ आज मेरी सरकार डिजिटल शिक्षा पर भी जोर दे रही है। चाहे बात व्यावसायिक शिक्षा की हो या उच्च शिक्षा की, सभी में बच्चों की सहभागिता बढ़ी है। कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के सामर्थ्य का प्रमाण कोविड वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में नजर आया है। हमने एक साल से भी कम समय में 150 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन डोज देने का रिकॉर्ड पार किया। आज हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन डोज देने वाले अग्रणी देशों में से एक हैं। यूक्रेन रूस जंग के दौरान ऑपरेशन गंगा के तहत मेरी सरकार ने न केवल छात्रों को वहां से बाहर निकाला, बल्कि उनकी इंटर्नशिप और पढ़ाई को लेकर भी लगातार कार्य कर रही है। आज भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। साथ ही हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में सतत वृद्धि हो रही है। यह सब हमारे सम्मिलित प्रयासों का ही परिणाम है। चाहे बात आत्मनिर्भर भारत की हो या मेड इन इंडिया की, हम पूरी ताकत से विश्व पटल पर आगे बढ़ रहे हैं। कोविड में आप सभी सांसदों ने जिस तरह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया और सदन दोनों संचालित हुए, मैं उसके लिए आप सभी की सराहना करती हूँ। आप सभी सांसदगण करोड़ों देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं के सारथी हैं। इसी भावना के साथ हमें आगे भी काम करते रहना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर अपने महान भारतवर्ष को गौरव के शिखर तक लेकर जाएंगे। इसी भावना के साथ एक बार फिर मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। माननीय सदस्यगण,
माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ होगी। सुश्री तन्वी जी। आप किस भाषा में शपथ लेंगी? बांग्ला भाषा। ये लीजिए। আমি তনবী লোকসভা সদস্য নির্বাচিত হইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে আমি বিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভারতের সংবিধানের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস ও অনুব্রত পোষণ করিব। আমি ভারতের বহুমত ও সংগতি রক্ষা করি চলিব এবং যে কর্তব্য ভার আমি গ্রহণ করিতে চলেছি তাহা আমি বিশ্বস্তভাবে নির্বাহ করিব। জয় হিন্দ, জয় বাংলা। सुश्री शिवी जी। आप किस भाषा में शपथ लेंगी? हिंदी भाषा। ये लीजिए। मैं शिवी अग्रवाल जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद, जय भारत। सुश्री अमीषा जी। आप किस भाषा में शपथ लेंगी? संस्कृत भाषा। ये लीजिए। अहम अमीषा कछावा लोकसभायाः सदस्यत्वेन निर्वाचिताः निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना शपयेदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये यदहं भारतस्य सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्नताम् अखण्डतां तथा रक्षयिष्यामि यत् पदं गृहीतो महम् उद्योतोष्णि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। जय हिंद, जय भारत। माननीय सदस्यगण, मैं सभा के दो पूर्व साथियों के दुखद निधन के बारे में आपको अवगत कराना चाहती हूँ। श्री एस सिंगरावादिवे तमिलनाडु के तंजावुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6वीं, 7वीं और 8वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे लोक लेखा समिति के भी सदस्य रह चुके हैं। श्री सिंगरावादिवे का निधन 87 वर्ष की आयु में 31 जनवरी 2022 को तंजावुर में हुआ। वहीं दूसरे सदस्य श्री HB पाटिल कर्नाटक के बांगलकोट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री पाटिल लोक लेखा समिति के भी सदस्य थे। श्री पाटिल का निधन 82 वर्ष की आयु में 1 फरवरी 2022 को बांगलकोट में हुआ। हम अपने दिवंगत साथियों की स्मृति में कुछ दिन मौन रहेंगे। ओम शांति। लोकसभा महासचिव सभी शोक संतप्त परिवारों तक सदन की श्रद्धांजलि और संवेदना प्रेषित करें। अब प्रश्नकाल प्रारंभ होगा। अध्यक्ष महोदय, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण हजारों की संख्या में भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं।
उनको तत्काल मदद पहुंचाने और वहां से लाने के लिए हमने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था जिस पर चर्चा नहीं कराई गई। माननीय सदस्य, आपका स्थगन प्रस्ताव मेरे विचाराधीन है, आप मुझे बैठ जाइए, मैं आपको सूचना दूंगी। महोदय, ये अविलंबनीय लोक महत्व का मुद्दा है, ये आपके और हमारे छात्रों का मुद्दा है। मैं चाहता हूँ उस पर आज ही चर्चा कराई। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपको पता है कि आप संसदीय नियम और प्रक्रियाओं से वाकिफ है, आप इस तरह से आसन पर जोड़ नहीं डाल सकते हो। अध्यक्ष महोदय, हम दबाव नहीं बना रहे, ये आपके और हमारे भविष्य का सवाल है। ये अविलंबनीय लोक महत्व का, ये संवेदना का विषय है। मैं चाहता हूँ इस पर चर्चा कराई जाए। सरकार क्या कहना चाहेगी? अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार हमेशा से लोकतंत्रीय प्रक्रियाओं की समर्थक रही है और हमारी सरकार हमेशा लोकतंत्र में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके पूर्ण समर्थन में रही है। जैसा कि रूस और यूक्रेन में जो माहौल निर्मित हुए हैं उससे पूरा विश्व ही भयावह स्थिति से गुजर रहा है। विभिन्न देशों के नागरिक वहाँ पर फंसे हुए हैं। हमारे देश के नागरिक फंसे हुए थे। हमारी सरकार ने गंगा अभियान के तहत 20,000 नागरिकों को और छात्रों को वापस बुलाया और हमारी सरकार की प्रशंसा पूरे विश्व भर में की जा रही है। हमारी सरकार के लिए पूरे विश्व भर से समर्थन मिल रहा है और विपक्ष अनुचित तरीके से हमारी सरकार पर आरोप लगा रहा है, अपनी ओछी राजनीति कर रहा है। हम हमेशा से ही विपक्ष से कहते हैं कि आप शुचिता की राजनीति कीजिए, हमेशा सच्चाई के साथ रहिए। हमारा सरकार हमेशा से स्वदेशी नागरिकों को वापस अपने स्वदेश लाने के लिए प्रयत्न कर रही है और प्रयत्न करती आ रही है, जिसकी प्रशंसा विश्व में ही की जा रही है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि विपक्ष द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, हम उनके आरोपों का खंडन करते हैं और स्थगन प्रस्ताव के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं कि हम स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए सहमत हैं। ठीक है, चूंकि सरकार स्वयं इस विषय पर चर्चा चाहती है, इसलिए आज भोजनावकाश के बाद इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होगा 3 बजे से 5 बजे तक। अब प्रश्नकाल। प्रश्न संख्या 101, रुचि जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न कॉमन सिविल कोड पर है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या इनकी सरकार देश में कॉमन सिविल कोड पर कोई बिल लेकर के आ रही है? यदि ऐसा है तो क्या उद्देश्य है? साथ ही मैं यह भी बताना चाहूँगी कि पूरे देश में इस बात को लेकर के चर्चा जोरों पर है कि इनकी सरकार बिल लेकर के आ रही है। बता दूं कि एक वर्ग में, खास तौर से अल्पसंख्यक समुदाय में कॉमन सिविल कोड बिल को लेकर के असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। मैं इससे जानना चाहूंगी कि इसके निवारण के लिए इनकी सरकार क्या कदम उठा रही है। माननीय गृह मंत्री। अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि कॉमन सिविल कोड का मुद्दा काफी दिनों से चर्चे में है, पर मैं आपके माध्यम से, और हमारी सरकार इस पर विचार भी कर रही है, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमने इस पर पूर्ण रूप से कोई निर्णय या इसकी कोई रूपरेखा तैयार नहीं की है, तो इसीलिए किसी को भी आशंकित या असुरक्षित महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं। सुरभि जी। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया में इस आशय की खबरें प्रकाशित हुई हैं कि सरकार ने कॉमन सिविल कोड के लिए एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है। यदि सरकार का इरादा बिल लाने का नहीं है तो फिर इस पैनल का गठन क्यों किया गया? अध्यक्ष महोदय, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। सरकार के पास काफी सुझाव आते हैं और सरकार उन पर कई वर्गों की सलाह भी लेती है। पैनल का गठन कुछ विशेषज्ञों की राय लेने के लिए किया था। इसमें ऐसा कुछ नहीं जिससे विपक्ष चिंतित हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार अपनी गोल-गोल बातों से सदन को माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए। हमारे सवालों का सीधा जवाब माननीय सदस्य, आप बैठ मंत्री जी जाइए। बातों को घुमा फिराकर सदन को गुमराह कर रहे हैं। माननीय सदस्य, जब मंत्री जी ने कह दिया कि इस विषय पर अभी कुछ निर्णय नहीं लिया गया है, तो अब सवाल पूछना ऐसा क्या बच जाता है? जब निर्णय ले लिया जाएगा तो आप अपना सवाल दोहरा लीजिएगा। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार की समस्या ही यही है, इसके खाने के दांत और दिखाने के दांत और। महोदय, मैं बता दूं कि इस सरकार की घोषणा पत्र का हिस्सा रह चुका है कॉमन सिविल कोड। हाँ, अगर सरकार इनकी नहीं लेकर के आ रही है तो माननीय गृह मंत्री जी सदन में घोषणा कर दें कि इनकी सरकार कोई बिल लेकर के नहीं आ रही है और बात यही खत्म हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये बता देना चाहता हूँ कि हम खाने के दांत से ही खाते हैं। दिखाने की दांत तो इनकी सरकार की बात है, हमारे में ऐसा कुछ नहीं। मैं एक सलाह अपने विपक्ष को ये देना चाहूंगा कि हमारे सरकार के पर्दे के पीछे झांकने के बजाय बेहतर होता अगर ये अपने दल में झांक ले। और सरकार किसी भी विषय पे जब उचित समझे कोई भी बिल ला सकती है, इसके लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता।
और भविष्य में कौन सी बिल नहीं लानी, इसकी अभी से एक कमिटमेंट कर देना काफी बेतुकी की बात है। माननीय सदस्य को काफी अच्छा अनुभव रहा है संसदीय प्रक्रिया का, इनसे ये लचर दलीलों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि भारत के एक राज्य गोवा में 1962 से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जा चुका था। क्या हमने वहां सांप्रदायिकता देखा? नहीं। यह बस एक विपक्ष की तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा से रही है। हमारी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड इसीलिए लाना चाहती कि इसके तहत हम हर समुदाय की बुराइयों को खत्म करके भारत को एक समानता स्थापित करेंगे। भारत में हमारी सरकार का हमेशा से उद्देश्य यही रहा है कि भारत में अखंडता और प्रभुता से कभी हम समझौता नहीं करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारी राष्ट्रवादी सरकार हमेशा से एक नियम, एक कानून और एक संविधान पे भरोसा रखी है। एक संविधान की बात जब आई थी तो हमने अनुच्छेद 370 को बर्खास्त कर दिया। जब जिस देश में एक क्रिमिनल लॉ है उस देश में एक सिविल लॉ, और हम वो लॉ स्थापित करके रहेंगे। आप बैठ जाइए। जवाब नहीं मिल रहा। माननीय सदस्य आप बैठ जाइए, इस मुद्दे पर बहुत बात हो चुका है, अब और नहीं। प्रश्न संख्या 111 राजन जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने शिक्षा मंत्री से जानना चाहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत डिजिटल शिक्षा को लेकर क्या तैयारी है। इस पर समुचित जवाब नहीं आया। महोदय, मैंने यह भी पूछा था, नई शिक्षा नीति में प्रारंभिक शिक्षा को लेकर जोर दिया गया है, किंतु आंकड़ा यह बताती है कि प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में आज भी कुशल शिक्षकों का अभाव है। महोदय, सरकार इस पे क्या लक्ष्य तय की है, कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। माननीय शिक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, विपक्ष के साथ ही आज हमारी नई शिक्षा नीति पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि शिक्षा को मूल अधिकार बनाने के लिए 55 वर्षों का समय लग गया। खैर, हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर सदन का समय खराब नहीं करना चाहते। महोदय, माननीय सदस्य ने शिक्षकों की भर्ती को लेकर सवाल खड़े किए। मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि हम शिक्षकों की भर्ती को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। हम इस विषय को गंभीरता से ले रहे हैं। हम केंद्र में CTET के माध्यम से व राज्य में STET के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती का कार्य पूर्णतः पारदर्शिता के साथ कर रहे हैं। महोदय, हम मानते हैं कि इसमें कुछ खामियां हो सकती है, और मैं आश्वस्त करना चाहूंगा सदन को कि हम इन खामियों को भी जल्द ही दूर करेंगे। अध्यक्ष महोदया, कोविड जैसी भयावह महामारी से प्राथमिक शिक्षा सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। हमारी सरकार ने इस विषय की गंभीरता को समझते हुए हमने मोहल्ला क्लासेस के माध्यम से कक्षाएं चलाई। साथ ही ऑनलाइन क्लासेस के जरिए छात्रों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न नहीं होने दिया। हमने डिजिटल शिक्षा पर भी काफी काम किया है महोदय। मैं यहाँ भी बताना चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदया कि हम 2023 तक डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं। साथ ही शिक्षा बजट पर 75 वर्षों में सबसे ज्यादा GDP का 6% हिस्सा खर्च करने जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात की, पर मैं इनको बता देना चाहता हूँ, देश के कई स्कूलों में अभी भी ब्रॉडबैंड सुविधा की अभाव है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भी हमारे देश के सारे परिवार मांगी उच्च शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते। ऐसे में सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ऐसे क्या प्रावधान लेके आ रही है कि बच्चों की उच्च शिक्षा में भागीदारी को बढ़ाया जा सके। अध्यक्ष महोदय, साथ ही मैं सरकार से यह भी पूछना चाहता हूं कि प्राइवेट स्कूलों को लेकर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या प्रावधान किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी से जुड़ा मेरा भी एक प्रश्न है। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि नई शिक्षा नीति से सरकारी स्कूल कैसे विकास करेंगे। सरकारी स्कूलों की स्थिति तो खंडहरों जैसी है, उनमें ये नीति लागू कैसे की जाएगी। महोदय, मेरे सवाल निजी स्कूलों को लेकर भी हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या प्राइवेट स्कूलों में मिड डे मील जैसी योजनाओं को लाया जा रहा है। महोदया, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि हम शिक्षा के अधिकार के तहत प्राइवेट स्कूलों में 33% सीटें गरीब और सामाजिक वर्ग से वंचित छात्रों के लिए रख रहे हैं। जहाँ तक बात करें सरकारी स्कूलों की, वहाँ हम PM राइज और CM राइज जैसी योजनाओं पर काम कर रहे हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम आप सभी के समक्ष होंगे। अध्यक्ष महोदया, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो हमारी नई शिक्षा नीति 2020 है, उसके सकारात्मक और अच्छे परिणाम आप सभी के सामने होंगे, वो भी जल्द ही।
हमें भरोसा है कि देश की जनता और भावी पीढ़ी इसके लिए सदन का शुक्रिया अदा करेगी। प्रश्न क्रमांक 112 निधि जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूँ कि रोजगार को लेकर जब भी प्रश्न किए जाते हैं, सरकार इसका सीधा सीधा कभी जवाब नहीं देती। महोदय, मैंने याद दिलाना चाहती हूँ कि 2014 से चुनाव रैलियों के पूर्व ये वादा करते आए हैं कि रोजगार लेकर आएंगे, 2 करोड़ रोजगार लेकर आएंगे, भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। महोदय, अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। महोदय, आज देश का शिक्षित युवा बेरोजगार घूम रहा है, इसका जिम्मेदारी किसे ठहराएंगे? शिक्षा प्राणी को या खुद को कि इन्होंने विश्वास के रब पे विश्वासघात किया है? महोदय, मैं जानना चाहती हूँ पिछले बीते 2 वर्षों में कितने रोजगार लेकर आए हैं। कृपया इनसे कहिए कि आंकड़ा समक्ष में पेश करें, ना कि अपनी कोरी कोरी बात। माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं अपने विपक्ष में बैठे साथी को बताना चाहूंगा कि हमने जिस 2 करोड़ सरकारी नौकरियों की बात की थी, 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, वो हमने पूरा किया है। और ये इस बात का प्रमाण है कि जब उत्तर प्रदेश के साथ 3 और प्रदेशों में विधानसभा चुनाव हुए तो हमारे पार्टी की उस विधानसभा चुनाव में बड़े स्तर से जीत। महोदय, सरकारी नौकरी ही केवल और केवल एक रोजगार का आशय है। मुझे ऐसा लगता है कि विपक्षी साथियों को मात्र सरकारी नौकरी ही रोजगार लगती है। नहीं महोदय, आज हम देश के युवाओं को जॉब सीकर की जगह जॉब प्रोवाइडर बना रहे हैं, रोजगार दाता बना रहे हैं। महोदय, मुझे लगता है कि मेरे विपक्षी साथियों ने अपने नजरों पर पट्टियां बांध रखी हैं, क्योंकि इन्हें देश में 50 से अधिक बड़ी कंपनियां जो यूनिकॉर्न कंपनियां खड़ी हो गई हैं, वो नहीं नजर आता है। महोदय, आज देश का एमएसएमई सेक्टर वो बूम पर है और उससे युवाओं को खासा लाभ देखने को मिल रहा है। महोदय, आज देश के ग्रामीण अंचल में भी मुर्गी पालन, मछली पालन, साथ ही साथ शहद के उत्पादन से देश के युवा महोदय, मुझे लगता है कि विपक्ष की नीति सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पर राजनीति करना मात्र ही है। बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, आप लोग सदन की गरिमा बनाए रखें, आप लोग सदन में हो, सड़क पे नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। सजल गुप्ता जी। अध्यक्ष महोदया, विभिन्न रिपोर्ट्स बताती हैं कि बेरोजगारी का दर कुछ वर्षों से लगातार बढ़ रहा है। यदि सरकार इतनी नौकरियां दे रही है तो देश के विभिन्न राज्यों में बेरोजगारी को लेकर युवा प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? महोदय, विपक्ष में बैठे मेरे साथी जिस प्रदर्शन की बात कर रहे हैं वो प्रदर्शन ही पूर्णतः राजनीतिक था। महोदय, युवाओं की जिन समस्याओं का विपक्ष बात कर रहा है उन समस्याओं पर हम नजर बनाए हुए हैं और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि उन सभी समस्याओं का हम निदान कर रहे हैं। महोदय, एक और बड़ी घोषणा आपके माध्यम से आज मैं विपक्षी साथियों तक पहुंचाना चाहूंगा कि रेलवे, एसएससी और भी कई अन्य विभागों में आने वाले समय में हम बड़े स्तर पर सरकारी नौकरियां देने जा रहे हैं, जिससे देश के युवाओं को बहुत अच्छी खासी लाभ। प्रश्न क्रमांक 118 शुभि जी। Speaker Madam, my question to the Finance Minister is, due to COVID, is there any decline in the collection of the GST? If yes, then has this affected the share of the GST distributed to the states? Also, would you elaborate the collection of the GST for the month of December 2021? माननीय वित्त मंत्री जी। Speaker Madam, the data that I would like to showcase is as follows. The gross GST revenue collected in the month of December 2021 is rupees 1,29,780 crore, of which rupees 22,578 crore, SGST is rupees 28,658 crore, IGST is rupees 69,155 crore, and cess is rupees 389 crore. The revenues for the month of December 2021 are 13% higher than the GST revenues in the same month last year, that is the COVID year. Also, it is 26% higher than the GST revenues in December 2019. Coupled with economic recovery, anti-evasion activities, especially action against trade billers, have been contributing to the enhanced GST.
The improvement in revenue has also been due to various rate rationalization measures undertaken by the Council to correct inverted duty structure. It is expected that the positive trend in the revenues will continue in the last quarters as well. For the satisfaction of the opposition, I would myself hand out the data related documents. प्रश्न क्रमांक 128 ईशा जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि मनरेगा के तहत कोविड काल में कुल कितनी नौकरियां दी गई हैं एवं अब तक कोविड काल में मनरेगा के अंतर्गत कुल कितनी राशि व्यय की गई है। माननीय ग्राम विकास मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विपक्ष में बैठे नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि देश में लॉकडाउन के वक्त 11 करोड़ से अधिक मजदूरों को मनरेगा के जरिए गांव में ही रोजी रोटी मुहैया कराई गई। महोदय, चालू वित्त वर्ष में 11,000 करोड़ रुपए खर्च कर सरकार 18.78 करोड़ मानव कार्य दिवसों का सृजन कर चुकी है। महोदय, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित सभी राज्यों में मनरेगा के कार्यों का संचालन सुचारू रूप से चल रहा है। यूपी में इन दिनों प्रतिदिन 30 लाख लोगों को मनरेगा से रोजगार मिल रहा है, जिससे उत्साहित होकर उत्तर प्रदेश की सरकार आने वाले दिनों में मनरेगा से 50 लाख रोजगार प्रतिदिन पैदा करने की दृढ़ संकल्प है। महोदय, जब लॉकडाउन लगा था तो लाखों प्रवासियों का रिवर्स पलायन होने के कारण केंद्र सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती देखने को मिली। इस चुनौती से निपटने के लिए हाल ही के दिनों में वित्त मंत्री महोदय ने 40,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का भी आवंटन किया था और इससे मैं बताना चाहूंगा कि बहुत बड़े मात्रा में नरेगा के माध्यम से रोजगारों का सृजन हो पाया। अध्यक्ष महोदय, मुझे एक और आंकड़ा पेश करने में बहुत ही हर्ष हो रहा है कि बुंदेलखंड, जो कि देश का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है, वो रोजगार के मामले में मनरेगा जैसी योजना के तहत प्रदेश ही नहीं अपितु देश में अव्वल स्थान प्राप्त कर रहा है। ये देश के लिए एक बहुत बड़ा हर्ष का विषय है। बहुत धन्यवाद। प्रश्न क्रमांक 130 स्नेहा जी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये सच है कि एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपए में टाटा को बेच दिया गया, जिसमें 3,000 करोड़ रुपए की राशि नकद और बाकी की शेष 15,000 करोड़ रुपए की राशि कागज पर ऋण अंतरण की गई। माननीय विदेश मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं अपने विपक्षी साथी को ये बताना चाहती हूँ कि भारत सरकार ने एयर इंडिया एवं उसकी सहयोगी कंपनियों के रणनीतिक विनिवेश का फैसला लिया है और ये फैसला एयर इंडिया के संचित भारी ऋण के मद्देनजर लिया गया है। पूरी कंपनी के लिए रणनीतिक विनिवेश सौदा चालू कंपनी के आधार पर किया गया है और इसमें केवल नॉन कोर एसेट्स को ही शामिल किया है। महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त कर दूं कि यह रणनीतिक विनिवेश सौदा एक खुली, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से संपन्न हुआ है। पात्रता मानदंडों एवं अन्य नियमों का पालन करते हुए हमें 2 वित्तीय बोलियां प्राप्त हुई थी। इनमें से उच्चतम बोलीदाता मैसर्स टाटा सन प्राइवेट लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मैसर्स टैलस प्राइवेट लिमिटेड ने 18,000 करोड़ रुपए का उद्यम मूल्य कोट किया है। इसके बाद भी यदि किसी के मन में, विपक्ष के मन में कोई भी संशय हो तो उसे दूर करने के लिए मैं बता दूं कि पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किए हुए लीगल एडवाइजर, ट्रांजैक्शन एडवाइजर और एसेट वैल्यूअर की पेशेवर सलाह के बाद ही इस सौदे को अमल में लाया गया। प्रश्नकाल समाप्त। अब दस्तावेज पटल पर रखे जाएंगे। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा के पटल पर रखती हूँ। मवहला मंडल बाड़मेर अगोर बाड़मेर के वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण। मवहला मंडल बाड़मेर अगोर बाड़मेर के वर्ष 2017-18 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति, हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा के पटल पर रखता हूँ। 1. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण। 2. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ
नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति, हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। अब ध्यान आकर्षण की सूचना ली जाएगी। कपिल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने गरीबों को मुफ्त इलाज मुहैया कराने के उद्देश्य से 2018 में आयुष्मान योजना की शुरुआत की थी और इसके अंतर्गत देश भर में तमाम हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराएगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आयुष्मान कार्ड महज एक कागज का टुकड़ा बन करके रह गए। पूरे कोरोना काल में लोग अपने हाथों में इस आयुष्मान कार्ड को ले लेकर घूमते रहे, लेकिन अस्पतालों ने इसके आधार पर इलाज करने से ही मना कर दिया। और यही नहीं, उन लोगों से लाखों रुपए भी ऐंठे गए और निजी अस्पतालों ने तो आयुष्मान योजना को भ्रष्टाचार करने का एक जरिया बना लिया है। सरकार जो बार बार आयुष्मान योजना और आयुष्मान कार्ड की बात कर करके अपनी पीठ थपथपाती रहती है, मैं उसे बताना चाहता हूँ कि अगर वो जमीनी स्तर पर जाके देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि आयुष्मान कार्ड और उनके आयुष्मान योजना एकदम ध्वस्त हो चुकी है और इसी वजह से जरूरतमंद गरीब को समय पर वो इलाज नहीं मिल पाता और इसी वजह से उनमें काफी आक्रोश भी दिखने को मिलता है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगी, अभी तक हमारी सरकार ने आयुष्मान कार्ड के जरिए 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का इलाज किया। जहां सवाल कोरोना काल में आता है तो हम सबको ये नहीं भूलना चाहिए उस समय न केवल भारत, अमेरिका जैसे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या जरूरत, अस्पतालों में बेड के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई थी। भला ऐसे में मेरे विपक्ष सरकार किसी योजना पर दोषारोपण कैसे कर सकते हैं? अध्यक्ष महोदया, मैं इस सदन में आपको बताना चाहूंगी, इस योजना के लागू होने के मात्र 100 दिन में मेरी सरकार ने 7 लाख से ज्यादा लोगों का होते ही 4 लाख का इलाज कराया था। जो बताता है आयुष्मान कार्ड में कोरोना की क्या उपयोगिता रही। मेरे विपक्षी साथी हमारी आलोचना करें, एक बार नहीं 10 बार करें, लेकिन जहां सवाल लोकहित और जनहित से जुड़ा हो वहां हमारा वो साथ दे। मैं अध्यक्ष महोदया, इस सदन में आपके माध्यम से विपक्षी को कहना चाहती हूँ कि इस योजना में सुधार बेहतर प्रभावी बनाने के लिए अगर आपके पास सुझाव है तो वो हमें दे। हमारी सरकार आपके इन सुझावों का स्वागत करेगी, साथ ही साथ इसे बेहतर करने के लिए काम करेगी। आपके सुझाव हमारी सरकार के लिए आएंगे। बिल की प्रस्तुति होगी माननीय मंत्री जिया जय सिंह। Honorable Speaker, Madam, I beg to move for leave to introduce a bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the consolidated fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services of the financial year 2022 to 23. अध्यक्ष महोदया, ये सरकार झूठ बोल रही है। ये जम्मू कश्मीर की वास्तविकता हम सबके सामने लाना ही नहीं चाहती है। हम सबको दिखाया जा रहा है वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन सब कुछ वहाँ नॉर्मल नहीं है। फेक नॉर्मल सी है, फेक नॉर्मल सी। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप बैठ जाइए। मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी, आप बैठ जाइए। वित्त मंत्री जी। स्पीकर मैडम, मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहती हूँ कि जैसा कि नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में फेक नॉर्मलसी है, तो ये फेक नॉर्मलसी नहीं है मैडम। पूरे देश में 1947 के बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो रहा था तब जम्मू कश्मीर उसमें शामिल नहीं था, क्योंकि आर्टिकल 370 की वजह से वहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं था। यहाँ से हमें सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन आज आर्टिकल 370 हटने की वजह से वहाँ रियल नॉर्मलसी आई है। मैं सदन में कई बार ये बात दोहरा चुकी हूँ कि मैं आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में फेक नॉर्मलसी क्यों उस शब्द का यूज करती हूँ। इसलिए क्योंकि भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू ही नहीं था। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में एक स्पीड ब्रेकर की तरह था, जो आज नहीं है। जम्मू कश्मीर में अब रियल नॉर्मलसी है, फेक नॉर्मलसी नहीं। चलिए, अब इस विषय पर और चर्चा नहीं। प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू कश्मीर संघ राज्य को संचित निधि में से कतिपय और राज्यों का संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहेंगे, जो सदस्य इसके विपक्ष में है वो ना कहेंगे। मुझे लगता है कि हाँ बोलने वालों की संख्या ज्यादा है, इसलिए बिल की पुनर्स्थापना स्वीकृत की गई। अब स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी।
वाले युद्ध के दौरान यूक्रेन में भारतीय छात्रों के फंसे होने और उन्हें वहां से सुरक्षित रूप से भारत लाए जाने के मामले को लेकर मुझे स्थगन की 4 सूचनाएं प्राप्त हुई है। सूचनाओं देने वाले के नाम हैं माननीय ईशा जी, माननीय राजनदीप जी, माननीय रुचि जी, माननीय निधि जी। इसमें से सबसे पहली और सटीक सूचना नेता प्रतिपक्ष अंत में उनकी सूचना पढ़कर सुनाती हूँ। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ जाने से वैश्विक स्तर पर तनाव की स्थिति निर्माणित हुई है। रूसी हमलों के कारण यूक्रेन के कई शहर प्रभावित हुए हैं। भारत के छात्र भी बड़ी संख्या में मेडिकल और अन्य विषयों की पढ़ाई करने यूक्रेन जाते हैं। युद्ध के कारण ऐसे हजारों छात्र यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंस गए हैं। हालत यह हो गई है कि ये छात्र ना तो अपने शहर से निकल पा रहे हैं और न ही उनके पास अब खाने पीने का सामान बचा है। भारी बमबारी के कारण इस सभी छात्र की जान खतरे में है। इधर भारत में इन बच्चों के माता पिता चिंता में घुले जा रहे हैं, लेकिन न तो यूक्रेन में भारतीय दूतावास इन छात्रों की कोई मदद कर रहा है और न ही भारत सरकार इस दिशा में प्रभावी कदम उठा रही है। देश के बच्चे इस युद्ध की खतरे में एक तरह से लावारिस छोड़ दिए गए हैं। सरकार इस मामले में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में पूरी तरह से असफल रही। देश के हजारों होनहार युवाओं के भविष्य और जीवन से जुड़े इसे अवलंबनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का काम रोक कर तत्काल चर्चा कराई जानी चाहिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष ईशा जी चर्चा शुरू करें। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपने मुझे सदन में अपनी बात कहने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदया, रूस और यूक्रेन का युद्ध जिसने भारत ही नहीं पूरे विश्व को प्रभावित किया, जहां पे सैनिकों के साथ साथ आम नागरिकों की भी जान व माल की हानि हो रही है। गौरतलब है कि इस वक्त 20,000 भारतीय नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनमें से 18,000 केवल छात्र हैं, आपके और हमारे बच्चे हैं। और ये सरकार जो लगातार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, मौन बैठी है, हाथ पे हाथ धरी बैठी है। इस मुद्दे पर सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अध्यक्ष महोदया, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। इस सरकार की विदेश नीति और भारत को विश्व गुरु बनाने की घोषणाएं तो तब समझ में आती हैं जब भारतीय छात्रों को बर्फ जमा देने वाली ठंडी में 50-50 मील पैदल चलना पड़ता है, दूसरे देशों की सीमाओं में दाखिल होकर शरण लेनी पड़ती है। आपका 56 इंच का सीना तब दिखाई देता है प्रधानमंत्री महोदय, जब भारतीय छात्र अपने बंकरों में से और अपने हॉस्टलों में से अपनी दुविधा, अपनी समस्या व्यक्त करते हुए वीडियो बनाते हैं, जहां ना उनके पास खाने के लिए खाना है, न पीने के लिए पानी है, न वापस आने के लिए पैसे हैं, यहाँ तक कि शौचालय भी नहीं है। महोदय, इनकी विदेश नीतियों का महिमा मंडल जो दिन भर करते रहते हैं, यूक्रेन में भारतीय छात्रों के साथ किस प्रकार दुर्व्यवहार हुआ, इसका नमूना है न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट, जिसमें बताया गया कि भारतीय छात्रों के साथ रेसिज्म हुआ, उनके साथ जातिवाद हुआ, उनको बॉर्डर क्रॉस करने से सिर्फ इसलिए रोका गया, क्यों? क्योंकि वो भारतीय हैं। ये है आपकी विदेश नीति। ऐसे में क्या कर रही है इनकी फॉरेन एम्बेसी, क्या कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी? महोदय, मुसीबत में फंसा भारतीय छात्र, हमारा और आपका बच्चा नवीन शेखरप्पा मात्र खाना लेने के लिए बाहर जाता है और सैनिकों की गोलियों द्वारा उड़ा दिया जाता है। क्या कर रही थी आपकी फॉरेन एम्बेसी, क्या कर रही थी विदेश नीतियां, क्या कर रहे थे आपके मंत्री? जवाब दीजिए जनता को। महोदय, और इस विषय पे भी ये सरकार राजनीति कर रही है। हम राजनीति नहीं करना चाहते, हम अपने छात्रों को वापस चाहते हैं। लाइए छात्रों को वापस, चलिए, समूचा विपक्ष आपके साथ है। आप हमें जवाब मत दीजिए। अध्यक्ष महोदया, ये सरकार हमें जवाब नहीं देना चाहती, ये सरकार तो चाहती है हम इसके सामने ही ना बैठे। हमें जवाब मत दीजिए, उन रोते बिलखते माँ बापों को जवाब दीजिए कि उनके लाल कब वापस आएंगे। उन परेशान परिजनों को जवाब दीजिए जिनको मजबूरन, अध्यक्ष महोदया, मजबूरन अपने बच्चों को यूक्रेन भेजना पड़ा। क्यों? क्योंकि भारत में न सस्ती शिक्षा थी, न अच्छी शिक्षा थी। अब आप कहेंगे ये हमारी सरकारों की गलती है, तो आप भी तो 7 साल से सरकार में हैं महोदय। अगर ये हमारी सरकार की गलतियां हैं तो आपकी घनघोर नाकामियां हैं। महोदय, हम मांग करते हैं कि समस्त कार्य रोककर यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लाया जाए, उनको वहां पर जो सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती हैं मुहैया कराई जाए, उनके प्लेन टिकट और खाने पीने का इंतजाम किया जाए, उनके माँ बापों को आश्वस्त किया जाए कि उनके लाल कब उन तक पहुंचेंगे, हमारे बच्चे हम तक कब पहुंचेंगे। और हम इस विषय पर राजनीति नहीं करना चाहते, ये संवेदना का विषय है, ये आपके और हमारे भविष्य का विषय है। आप हमें जवाब मत दीजिए, उन माँ बापों को जवाब दीजिए, उस जनता को जवाब दीजिए जिसने आपको इस कुर्सी पे बिठाया है। याद रखिए, अगर जनता कुर्सी पे बिठा सकती है तो इस सत्ता को छीन कर आपको वापस सड़क पर भी ला सकती है। और अगर जवाब नहीं दे सकते, इस सदन को ना इस्तीफा दीजिए।
माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं नेता प्रतिपक्ष और इस सदन को ये बताना चाहती हूँ कि भारत सरकार रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर शुरू से ही अपनी नज़र बनाए हुए है, लेकिन आंख पर पट्टी बांधकर अंधेरा अंधेरा चिल्लाना विपक्ष की पुरानी आदत है, जिसे केवल सरकार की खामियां ही दिखाई देती है। तो मैं बता दूं कि 24 फरवरी को जैसे ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा, यूक्रेन ने अपना एयर स्पेस बंद कर लिया। इससे पहले 15 फरवरी को ही कीव में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को वहां से निकल जाने की एडवाइजरी जारी कर दी। इसके बाद महोदय 26 फरवरी से ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 80 से ज़्यादा फ्लाइट का संचालन कर लगभग 18,000 भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से पड़ोसी देशों से सुरक्षित वापस लाया जा चुका है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए भारत सरकार ने किसी से भी 1 रुपया भी नहीं लिया। एक फ्लाइट के संचालन पर लगभग 1 करोड़ 10 लाख का खर्च है और ये पूरा खर्च केंद्र सरकार खुद उठाएगी। 1 मार्च से भारतीय वायुसेना इस प्रक्रिया का हिस्सा बन चुकी है और अपने C-17 ग्लोब मास्टर विमान की मदद से न सिर्फ भारतीय बल्कि बांग्लादेशी, नेपाली, लेबनानी और सीरियाई नागरिकों को भी वापस लेकर कुटुंबकम हमारी संस्कृति का हिस्सा है और इसे हमने हर कदम पर साबित किया। इसी के तहत भारत ने यूक्रेन को राहत सामग्री भी भेजी है। इसीलिए महोदय मैं विपक्ष को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार अपने प्रत्येक नागरिक, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में हो, की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेती है। और इस समय संकट की इस घड़ी में विपक्ष से भी ये उम्मीद करती है कि तू मैंने की राजनीति छोड़कर एकजुट होकर इस समस्या का समाधान करें। मीडिया में जो खबरें चली हैं क्या वो गलत है? माननीय सदस्य, मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी, आप बैठे रहिए। आकांक्षा जी। स्पीकर मैडम, मैं इसी से जुड़ा एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। ये सरकार जो बात बात पर अपनी उपलब्धियां गिनवाती रहती है, अगर ये इतनी ही शक्तिशाली और रूस से इनके इतने ही अच्छे संबंध है, तो ये वहाँ से छात्रों को सीधे वापस लाने का साहस क्यों नहीं कर रही है भारत? स्पीकर मैडम, पोलैंड जैसे देशों से इन्हें सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? वहाँ छात्रों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाए। मैडम, वहाँ पे छात्रों के साथ डंडे बरसाए जा रहे। सच्चाई तो ये है कि ये सरकार केवल अपनी उपलब्धियां गिनवाने में व्यस्त है। वहाँ फंसे छात्रों के प्रति ये सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि मैं सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों के बारे में पहले ही सदन को विस्तार से बता चुकी हूँ। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि युद्ध के दौरान भारत ने रूस और यूक्रेन दोनों देशों के साथ अपने संबंधों का उपयोग कर युद्ध विराम के मुद्दे को विश्व स्तर पर उठाया। न सिर्फ भारतीय बल्कि सभी आम नागरिकों को वहाँ से निकलने के लिए सेफ्टी कॉरिडोर भी बनवाया है। ये कह देना कि सरकार इस मामले पर गंभीर नहीं है, ये बिल्कुल अनुचित है। अब सदन के नेता अपना बात रखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं अपने विपक्षी साथी को काफी गंभीरता से सुन रहा था। काफी झुंझलाहट और इनकी ओछी राजनीति मुझे इनके वक्तव्य में नजर आ रही। माननीय, मैं थोड़ा सा पीछे जाकर इतिहास आपको याद दिला दूं कि जब भी देश के लिए, देश के हित में हमने कोई कदम उठाया है, इन्होंने कभी भी हमारा साथ नहीं दिया है। चाहे वो आर्टिकल 370 हो या गलवान घाटी पर हमारी फतह हो, इन्होंने हमेशा ही हमारे ऊपर सवाल खड़े किए। इन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन हम लोकतंत्र के हिमायती हैं, तो हम इनके सभी प्रश्नों का जवाब इनको यहाँ से देंगे ताकि पूरा देश इस संसद के माध्यम से इन्हें सुन सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि आपकी विदेशी नीति अच्छी नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि ये बात मुझे संसद से नहीं कहनी चाहिए, शत्रु राष्ट्र की बातें, लेकिन मैं बता दूं कि आज पाकिस्तान जैसे शत्रु राष्ट्र भी हमारी विदेश नीति की खुले बन चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, हम कभी युद्ध के समर्थक नहीं रहे। हम जानते हैं कि अगर युद्धों से शांति स्थापित होती तो कभी खेतों पे, फूलों, फसलों, खलिहानों पे गेहूं फसलों के ढेरों की जगह गोले बारूद के ढेर नजर आते। हम जानते हैं कि शांति, अमन, प्यार की भाषा से ही इस दुनिया को बदला जा सकता है। जब भी मेरी यूक्रेन या कि रूस के राष्ट्राध्यक्षों से बात हुई है, मैंने हमेशा ही यही निवेदन किया है कि इस युद्ध को यहीं समाप्त किया जाए और हमेशा मानवीय सहायता की बात की है। और इसी मानवीय सहायता के तहत हमने रूस
और यूक्रेन पे जो भी हमसे बन पड़ा है हमने किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात पूरक प्रश्न के दौरान विपक्षी सांसद ने कही कि पोलैंड से आपने क्यों उठाया। अरे भाई, यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है तो हम पोलैंड से उनको बाहर ना निकाल के लाएं तो क्या पाकिस्तान से उनको बाहर निकाल के लाएं? जहां पे हमारे नागरिक होंगे हम उनको वहीं से तो वापस लाएंगे। और आपको बता दूं नेता प्रतिपक्ष कि 5 राष्ट्र लगते हैं यूक्रेन की सीमा से, और उन 5 राष्ट्रों की जो आपने पूछा कि काउंसलेट क्या कर रही है, हमारे मंत्री क्या कह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 5 काउंसलेट हमारी पूरी तरह से एक्टिव हैं। और ये कोई संख्या 100, 200, 1000, 2000 में नहीं है, ये पूरी 18,000 से अधिक नागरिकों को हमने निकालने का काम किया है। ये हमारी समावेशी सरकार की संकल्पना। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरी मंत्राणी महोदय, साथी महोदय ने बताया कि हमने वहां मानवीय कॉरिडोर बनाए, जहां पे सरहदी इलाका है जो रूस का खारकीव, जहां पे खारकीव के एरिया में फंसे हुए लोग थे, उनको हमने त्वरित निकालने के लिए हमने मानवीय कॉरिडोर का समाधान किया और सीधा मानवीय कॉरिडोर से जोड़कर इन 5 राष्ट्रों के माध्यम से वहां अपने नागरिकों को निकाला। मुझे हैरानी होती है अध्यक्ष महोदय, ये हमारी एजेंसियों पर हमेशा सवाल खड़े कर देते हैं। माननीय विपक्ष महोदय सुन लीजिए, पिछले 70 वर्षों में, भारतवर्ष के 70 वर्षों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरी कैबिनेट के आधि मंत्री वहां पहुंचकर स्वयं नागरिकों को और एजेंसियों पर सवाल खड़ा करना ये बंद कर दें। मैं आपको बता देना चाहूं कि विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ विमानों पर हमने C-17 ग्लोब मास्टर और वायुसेना को वहां पे तैनात किया ताकि हमारे नागरिकों को किसी प्रकार की चिंता ना हो, हमारे छात्र वहां से सुरक्षित निकल जाए। बड़ा अतार्किक और हास्यास्पद ये तर्क दे देते हैं कि आप यूक्रेन पे क्यों नहीं उतर रहे हैं, पिछले कई दिनों से मैं मीडिया पर इनके बयान देख रहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, कितना अतार्किक है कि जहां पर हाइपरसोनिक मिसाइल और युद्ध जैसी घटनाएं हो रही, वहां पे हम विमान उतरे, जहां हमें नागरिकों की जिम्मेदारी से सुरक्षा से वापस लाने की गारंटी देने की आवश्यकता है, वहां पर ये कह रहे हैं कि जाइए, युद्ध पर कूद जाइए और उनको, और जहां उनकी जान न जानी हो वहां पे जाए। लेकिन ये आपकी सरकार नहीं, ये हमारी सरकार है। ऐसा कोई भी हम कदम नहीं उठाएंगे जहां से हमारे नागरिक। अध्यक्ष महोदय, विदेश नीति की बात बार-बार नेता प्रतिपक्ष ना किया करें। मैं बता देना चाहूं कि इस ऑपरेशन के दौरान हमने 20 देशों के 200 से अधिक नागरिकों को बाहर निकाला है और इसकी टिप्पणी पूरे अखबारों पर छाई हुई है, लेकिन इनको दिखाई देती है तो सिर्फ एक आलोचनात्मक टिप्पणी न्यूयॉर्क टाइम्स की दिखाई देती है। अध्यक्ष महोदय, ऐसी इनकी भूमिका। अध्यक्ष महोदय, काफी दुख होता है जब हमारे देश का कोई नागरिक ऐसी विभीषिका पे फंस जाता है। कर्नाटक के छात्र की इन्होंने बात की, हमें दुख है, हम उनका पार्थिव शरीर ला रहे हैं और उनके घर को बाइज्जत दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, साथ ही मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, हालांकि इस गम के माहौल में खुशी तो नहीं, खुशी जैसे स्टेटमेंट तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन देश के नागरिक सुन रहे हैं तो मैं बता देना चाहूँ कि हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और उनके परिवार को 1 करोड़ की नगद राशि साथ ही महोदय, आज भारत की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहां चीन, अमेरिका और बड़े बड़े देश तबाह हैं, अपने नागरिकों को सीधा स्टेटमेंट दे दिया यूएसए ने कि आप जिस स्थिति में वहां से झोला उठा के निकल जाए, लेकिन हमने काउंसलेट को पूरी सक्रिय किया। आप हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ताकत देख सकते हैं कि जैसे ही हमारी काउंसलेट से एडवाइजरी जारी हुई, हमारे पहले प्रधानमंत्री को अपनी बात रख लेने दीजिए, फिर बारी बारी से आप बोल सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, दुख होता है, इनके सुनने की सहन शक्ति तो है ही नहीं। भारतीय ध्वज की ये शक्ति है माननीय अध्यक्ष महोदय कि जब हमने ध्वज दिखाए तो वहां से रूस और यूक्रेन के जो सैनिक ग्राउंड पे युद्ध लड़ रहे थे, वॉर जोन में, उन्होंने ससम्मान हमारे नागरिकों को वापस दिया। एक और चिंता जाहिर की नेता प्रतिपक्ष ने चिंता जाहिर की उनके इंटर्नशिप और पढ़ाई संबंधित चीजों के लिए। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को बता देना चाहूँ कि हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि जो भी यूक्रेन से नागरिक हमारे आएंगे, हम उनकी पूरी इंटर्नशिप की व्यवस्था करेंगे और उनकी पढ़ाई की व्यवस्था कर दें। यही है हमारी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का संकल्प।
माननीय अध्यक्ष महोदय, साथ ही इसी तारतम्य में मैं अपने कुछ स्टेटमेंट को जोड़ देना चाहूं, क्योंकि जरूरी है हर बार आप हमारी योजनाओं पर सवाल उठाते हैं जबकि आपका कोई हक नहीं बनता। पिछले 65 वर्षों पे आपने शासन किया। उप स्वास्थ्य केंद्रों, जिला स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति ऐसी थी जब हमारी सत्ता आई कि वहां पे हमें दया आती थी। आज जब हम आए हैं, हमने एक जिला एक मेडिकल कॉलेज योजना का शुभारंभ किया है, यानी आने वाले समय में हर जिले में मेडिकल कॉलेज। क्या बात करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, एम्स की संख्या जो इनके समय में 7 थी, आज 15 से अधिक एम्स हमने जो 65 वर्ष में नहीं कर पाए, हमने महज 7 वर्षों में एम्स की संख्या बढ़ा दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, साथ ही मैं बता देना चाहूं कि हमारी सरकार ऐसी योजनाएं और ऐसे प्रयास कर रही है कि आने वाले समय में हर जगह मेडिकल के छात्र इतने पर्याप्त होंगे तो जाहिर सी बात है डॉक्टर भी पर्याप्त होंगे, और आने वाले समय में हर जगह हमारे देश से ही पढ़े हुए डॉक्टर विश्व में ही नहीं, भारत तो में तो जाएंगे, विश्व में भी फैलेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि आपकी सरकार हमेशा राजनीति करती है। मीडिया की सुर्खियों में देखिए तो हमेशा इनके गलत सलत स्टेटमेंट दिखते हैं। पुराना इतिहास आप उठा कर देखिए, चाहे वो 2015 का ऑपरेशन राहत हो या यमन हूती विद्रोह हो, हमेशा ही हम अपने लाखों लाख नागरिकों को सुरक्षित लेकर आए हैं। ये बात और अध्यक्ष महोदय, 56 इंच के सीने की बात ये राजनीतिक रैलियों से लेकर संसद भवन में बार बार ना बोला करें। हमारे 56 इंच के सीने की ताकत गलवान घाटी में देखी गई है, एयर स्ट्राइक में देखी गई है। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार जवाब नहीं दे सकती। प्रधानमंत्री जी को सिर्फ अपना महिमा मंडल करना आता है, हमारे छात्रों को वापस नहीं लेकर आता। इस विषय पर भी प्रधानमंत्री जी राजनीति कर रहे हैं, जो संवेदना का विषय है, आपके और हमारे बच्चों का विषय। अगर ये सरकार जवाब नहीं दे सकती, हम इस सदन से अभी बहिर्गमन करते हैं। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार निकम्मी है। इन्होंने कहा कि हंगामा खड़ा करना इनका मकसद नहीं, तस्वीर बदलनी चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है आज पूरा देश देख रहा है कि इनका मकसद तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही था। अध्यक्ष महोदय, अंततः मैं आपसे कहना चाहूँ, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सबका ही उद्देश्य होता है कि राष्ट्र तरक्की करे, राष्ट्र प्रगति करे, और इसी भावना के साथ तो हम सरकार पे आए हैं और जनता ने हमें 2 पंचवर्षियों से भर भर कर बहुमत दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में कहूंगा कि मैं सभी सर्वदलीय बैठक का आह्वान करता हूं, आप पधारें, आप आए, आप सुझाव दें, क्या हम बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम अपने राष्ट्र को आगे ले जा सकते हैं, वहाँ के नागरिकों को और क्या हम बेहतर कर सकते हैं। मैं इनके भी सुझाव चाहूंगा। आपने मुझे मौका दिया, इस बात के लिए अध्यक्ष महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यों के विचार और शासन का उत्तर सुनने के बाद इसको प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देती हूँ। अब राष्ट्रगीत होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनी द्रुमदलशोभनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। भारत माता की जय। सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।